बिल्कुल। आप जब भी कभी यूपीएससी अनअकैडमी के लिए या कोई से भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप बिल्कुल आरपी सर रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे और वहां पर आपको यूनिकनेस है कि आप मुझे पर्सनली संपर्क कीजिए और मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में समय समय पर बताता रहूंगा। तो जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लें आरपी सर 10 रेफरल कोड से ही लें, राइट। और देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टुडे इज 14th ऑफ नवंबर और आज आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ब्लड वेसल्स में हम लोग आज आर्टरीज और इसके अलावा हम लोग वीन्स, राइट, तो ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे और इन नलिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है उस पर बात करेंगे। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्चुअल में वो हार्ट, आर्टरीज और वीन्स इन सभी से मिलकर बना होता है और इनमें हम लोग ये स्पेशलिटी भी देखेंगे कि आर्टरीज वीन्स से किस प्रकार अलग हैं, मतलब धमनी शिराओं से किस प्रकार अलग हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। तो यहां पर आपको कंप्लीट हार्ट का स्ट्रक्चर, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, तो एक कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस आपको आज मिलने वाला है, राइट। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं ऑडियो वीडियो बिल्कुल सब कुछ क्लियर है या सब कुछ सही जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लीजिए, तो ब्लड वेसल्स में हम लोग बात कर रहे हैं और इस प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा सेक्शन ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो उड़ान की टीम आपको डेली बहुत अच्छे सिलेबस के साथ कवर करा रही है और मेरे 11 AM पर रेगुलरली लेक्चर आते ही हैं। तो ह्यूमन ब्लड में अब हम लोग तीसरा लेक्चर देख रहे हैं जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, राइट। तो देखिए उड़ान की टीम अपना पूरा कर्तव्य निभा रही है, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को। चलिए, तो एस्पायर प्रोग्राम हमेशा होता है 1st, 10th, 25th और 30th को। तो आप सभी को एस्पायर में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है एंड यू कैन विन द स्कॉलरशिप प्राइजेस एंड 6 मंथ। तो 50 टॉप रैंकर्स को यहां पर एस्पायर प्रोग्राम के तहत हम लोग स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। तो एवरी मंथ में 4 बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चारों बार आप दिस एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, बस आपको गूगल करना है अनअकैडमी एस्पायर और उस लिंक पर एनरोल कर लीजिए और 4 बार महीने में एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, टेस्ट सीरीज इत्यादि सब कुछ मिलता है अनअकैडमी प्लस पर। और आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, राइट, कि आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शंस यदि आपको कंप्लीटली प्राप्त करने हैं और आप चाहते हैं कि आपको कहीं पर भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी देखने की जरूरत नहीं लगती है, तो यू जस्ट फॉलो मी ऑन रुद्र गौतम और ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको क्लासेस डेली 8 PM पर मेरी लाइव क्लासेस आ रही हैं। यदि आपने इनसे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे इसी जो कंप्लीट प्रोफाइल है वहां पर जाकर सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, NIOS और करंट अफेयर्स सभी सेक्शन को 100+ लेक्चर के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, राइट। तो आज हम लोग अपने सेक्शन पर आ जाते हैं और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन कभी भी लें, डोंट एवर फॉरगेट दैट आरपी सर 10 इज द यूनिक रेफरल कोड। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है, आप मुझे पर्सनली संपर्क कीजिए। हाउ आई कैन गिव यू द एडिशनल बेनिफिट्स, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आपका कोई भी मित्र ले सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली टेल देम टू टेक सब्सक्रिप्शन विद रेफर टू आरपी सर 10। थैंक यू। सो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर रुख करते हैं और हम लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ना है, उस पर हम लोग पूरी चर्चा कर लेते हैं, यस और नो। चलिए तो क्लास की शुरुआत कर देते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके जो जनक हैं वो हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ही रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार, एक बात याद रखना, घोड़े का जो ब्लड प्रेशर वगैरह है वो भी इन्होंने नापा था और इन्होंने ही बताया कि पूरी तरह से इस प्रकार सर्कुलेशन सिस्टम होता है।
तो हमारे शरीर में एक तो होता है लसिका द्रव, जो ऊतक द्रव, टिश्यू द्रव पूरा फ्लो होता रहता है। एक होता है लसिका वाहिनी, जो लिम्फेटिक वेसल्स के तौर पे काम करती है। फिर आता है हमारा हृदय, हार्ट, फिर ब्लड और रक्त वाहिनिकाएं, और ये कितनी होती हैं? आर्टरीज एंड वीन्स, मतलब धमनियां और शिराएं, दोनों के अपने अपने अलग अलग फंक्शन हैं। इसी सब चीजों को हम लोग इन डेप्थ आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को, राइट। तो चलिए हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर हृदय पुरुषों में 300 ग्राम का होता है, महिलाओं में 250 ग्राम का होता है। वहीं पर मस्तिष्क की बात करें तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1400 ग्राम, या यूं कह लीजिए और सही 1350 ग्राम का मस्तिष्क का भार होता है, और 1250 ग्राम फीमेल में मस्तिष्क का भार होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हीमोग्लोबिन महिलाओं में, राइट, 12 से 14 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार पुरुषों में, मेल में, ये 14 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। तो वैसे ही, लेकिन आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? लिवर, क्योंकि लिवर लगभग 1500 ग्राम का होता है, और उसके बाद में ये मस्तिष्क आएगा। लेकिन क्या लिवर से भी कोई बड़ा अंग होता है? बिल्कुल। तो यहां पर एक और अंग आता है, स्किन। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, बट लिवर, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी या इंटरनल ऑर्गन है, जो लगभग 1500 ग्राम का होता है, राइट। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, लिवर के अध्ययन को लिवर के अध्ययन को हेपेटालॉजी कहते हैं, हेपेटालॉजी, राइट। ब्रेन, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, और कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हीमैटोलॉजी। तो हीमैटोलॉजी, हेपेटालॉजी, डर्मेटोलॉजी, ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजी, और हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक प्रश्न और लॉजी के ऊपर आता है, और वो है टिश्यू, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऊतकों के, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये आपसे मेरा एक प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर मानव हृदय में दोस्तों 4 ही कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और 4 ही वॉल्व्स भी होते हैं। वॉल्व्स वे जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकें, वही वॉल्व कहलाते हैं। अभी सब कुछ समझाने वाला हूं। वॉल्व्स क्या आर्टरीज, धमनियों में पाए जाते हैं क्या, जो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड रक्त लेकर जाती है? नहीं, वॉल्व्स हमेशा वीन्स, मतलब कि शिराओं में पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। और मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। तो यहां पर ये, यदि मैं हृदय की बात करूं, तो ये राइट ऑरिकल एंड ये लेफ्ट ऑरिकल, मतलब दायां आलिंद और बायां आलिंद। ये राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब दायां निलय और बायां निलय। तो इस प्रकार से 2 आलिंद, 2 निलय मिलकर टोटल चैम्बर विल बी 4 इन ह्यूमन बॉडी, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग जीवों में इनकी संख्या कितनी होती है। तो देख लीजिए यहां पर ध्यान से, जीवों में, मछलियों में केवल 2 ही कक्ष पाए जाते हैं, और मछली का जो हृदय होता है उसको बोला जाता है वेनियस हार्ट, क्योंकि उनमें केवल और केवल अशुद्ध रक्त बहता है, और शुद्धता जो रक्त की है वो उनकी त्वचा, गिल्स में होता है, और वो गिल्स में पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करने का काम करती है, यस और नो। तो कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ चैम्बर, मछलियों में 2 है, 1 आलिंद और 1 निलय। मेंढक में 3 होती है, ये बात याद रखेंगे। तो जितने भी दोस्तों, एक बात याद रखना, जितने भी
रेप्टाइल्स होते हैं, केवल एक को छोड़कर, क्या नाम है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल को छोड़ दीजिए, बाकी सभी रेप्टाइल में जो नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट, हृदय में जो कक्षों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो केवल 3 है। और 4 कक्ष की संख्या 4 किसमें होता है, जितने भी बर्ड पक्षी हैं, जितने भी मैमल्स स्तनधारी है, जैसे मानव, कुत्ता, बकरी, भैंस, गाय, मगरमच्छ अपवाद है, यहां पर मैंने बता दिया रेप्टाइल्स में, और ब्लू व्हेल्स, इन सभी में 4 आलिंद पाए जाते और 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, सांप को एक्सेप्शन के तौर पर फिर याद रखना कि सांप में 2 पूर्ण आलिंद और 2 अपूर्ण निलय पाए जाते हैं, तो इसकी संख्या 3.5 कही जाती है। तो ये सांप का एग्जाम्पल थोड़ा सा आप अलग से याद रखेंगे। तो यहां तक सारे पिक्चर क्लियर हैं। अब देखिए हृदय क्या होता है, लब डब लब डब लब डब की आवाज आती रहती है, और उसके पीछे कारण क्या है कि रक्त पूरा भर जाता है एक चैम्बर में, फिर दूसरे चैम्बर में जाता है, और फिर उन चैम्बर्स की मदद से प्रेशर के साथ पूरे शरीर में प्रवाह होता है। जिस प्रकार एक मोटर किसी घर में ऊपर की छत तक पानी पहुंचाती है, वैसे ही ये हृदय हमारे शरीर में रक्त को दिमाग की अंतिम कोशिका से लेके हमारे टो, अंगूठे की अंतिम कोशिका को रक्त तक पहुंचाने का प्रेशर के साथ काम करती है। तो इसी के कारण हृदय संकुचन, प्रकुचन, सिस्टोल कहते हैं, और अनुशीतलन जब वो रिलैक्सेशन होता है तो उसे डायस्टोल। तो सिस्टोल कौन सा प्रोसेस है, जब वो संकुचन हो उसमें छोटा, और अनुशीतलन रिलैक्सेशन मतलब जब वो खुलना शुरू हो जाए तो डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल ये दोनों आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। रस चलिए अब आगे हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कीवर्ड्स होते हैं एग्जाम के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए हृदय की धड़कन यदि तेज हो जाती है, कई बार हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, क्यों भाई, हाइपरटेंशन के कारण, या कभी, और हाइपरटेंशन क्यों होती है, हाइपरथायराइडिज्म के कारण। और हाइपरथायराइडिज्म क्या है, थायराइड का ज्यादा निकलने से हमारा उपापचय दर तेज हो जाता है और धड़कन भी तेज हो जाती है। तो हृदय की धड़कन का तेज होना टैकीकार्डिया कहलाता है। हृदय की धड़कन का तेज होना इट विल बी नोन एज टैकीकार्डिया, और हृदय की धड़कन का धीमा होना ये ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। ये अवस्था कब होगी, जब हमें हाइपोटेंशन हो, मतलब कि हमारा, सॉरी गलती से लिख दिया, हाइपोटेंशन क्या होता है, जब हमारा रक्त दाब कम चल रहा है, तो ये ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। तो हृदय के अध्ययन को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कार्डियोलॉजी। टैकीकार्डिया गति का तेज होना, ब्रेडिकार्डिया गति का कम होना। और चूंकि आपको पता है कि मानव का शरीर जो है वो 1 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 सेकंड में कुल 72 बार धड़कता है। तो आपसे पूछा जाए कि जो एक धड़कन है उसको, एक हार्टबीट को धड़कने में कितना समय लगेगा, तो बड़ा सिंपल है, कुल सेकंड्स कितने हैं, 60 सेकंड में टोटल कितनी धड़कनें हो जाती है, 72। कट करके देख लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 5/6 का मतलब होता है 0.8 के करीब। ठीक है, 0.8। तो इसीलिए मानव के हृदय को धड़कने में, एक धड़कन को धड़कने में लगा समय 0.8 सेकंड है, और 1 मिनट में सामान्यतः मानव का हृदय 72 बार धड़कता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। अब देखिए हृदय का चक्र काल, इसे ही हार्ट साइकिल कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और एक व्यक्ति की हृदय की धड़कन यदि 120 पर मिनट है तो हार्ट साइकिल क्या होगी, तो आपको पता चल रहा है 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में किसी का हृदय यदि 120 बार धड़क रहा है, तो एक धड़कन को या हार्ट साइकिल को धड़कने में कितना समय लगेगा दोस्तों, तो सीधी सी बात है 120 का नीचे भाग दे दीजिए, तो 1/2 मतलब
0.5 कार्डियक साइकिल या हर्ट साइकिल आ जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप आराम से कर सकते हैं, यस और नो। तो देखते हैं, देखिए आंसर क्या आ रहा है, क्या मैं सही बता रहा हूं या नहीं। लेट मी कंफर्म, बिल्कुल सही बताया है। आपके पास ऑप्शन भी आ गए हैं। यहां पर मैंने आपको हर्ट साइकिल के बारे में बात की कि 0.5 सेकेंड्स विल बी द हर्ट साइकिल, क्योंकि 60 सेकंड में 120 बार धड़क रहा है, तो एक धड़कन 60/120 बार धड़केगी और 1/2 मतलब 0.5। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, अब जो एक धड़कन है, बीट है, वो आलिंद और निलय। तो आलिंद में भी सिस्टोल होता है, मतलब प्रकुचन संकुचन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्शन डायस्टोल कहलाता है, और वो निलय में भी होता है। अब एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हृदय एक बार पंप करता है तो एक सिंगल बार के पंप में वो कितने मिलीलीटर रक्त को आगे भेज देता है नलिकाओं में? 70 ml। कितना? 70 ml। तो प्रत्येक धड़कन में वो कितने रक्त को पंप कर रहा है? 70 ml को। एकदम क्लियर। और 1 मिनट में, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 टाइम्स। यस और नो? तो आपसे पूछा जाए कि पूरे 1 मिनट में हृदय ने कुल कितना रक्त को पंप किया, तो चूंकि 1 मिनट में कुल 72 बार धड़क रहा है और एक बार धड़कन धड़कने पर वो 70 ml को 70 ml को रक्त को आगे भेज देता है, तो 72 into 70 विल बी इक्वल्स टू 5040, मतलब 5040 ml। इसका मतलब क्या हो गया? यदि इसको लीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा। ml को लीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग होगा, तो 5.04 लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा हृदय हमारे शरीर के बिजिएस्ट, सबसे ज्यादा व्यस्ततम अंगों में से एक है, और 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 5 लीटर रक्त को हमारे शरीर में प्रवाह करवा देता है। तो इसका मतलब आपको हर्ट साइकिल भी निकालना आ गया, राइट? हर्ट साइकिल निकालना आ गया ना, हमने ये क्वेश्चन किया, 0.5 आया। और आपको कार्डियक आउटपुट कितना होता है मानव के हर्ट का, तो 1 मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त आगे पहुंचाया जाता है, जो कि 5 लीटर होता है, वही कार्डियक आउटपुट होता है। तो स्ट्रोक आयतन तो दोस्तों कितना हो गया? 70। और हार्ट रेट कितना हो गया 1 मिनट में? 72। तो 70 into 72 विल बी द कार्डियक आउटपुट। एकदम क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना? यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है जिस पर मैंने रिप्लाई ना किया हो। अब तक के आपने मेरे वीडियोस पर जितने भी मैसेज किए हैं, सभी पर रिप्लाई आया है। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? जब ये रिकॉर्डेड हो जाए, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है हृदय कुल कार्य कितना करता है? तो शरीर में रक्त को पंप करने का काम है। हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, और जब भी किसी अंग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है तो हाइपरमिया, क्या बोलेंगे? हाइपरमिया, सीधा सीधा याद रखिए, हाइपरमिया कहेंगे। और जब भी किसी अंग में रक्त का प्रवाह घट जाता है तो उसे इश्केमिया कहते हैं। इश्केमिया, रक्त का प्रवाह, फ्लो ऑफ ब्लड। इश्केमिया कमी पे और बढ़ने पर हाइपरमिया। तो ये सभी टर्म, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हमारे रक्त में कितना ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर हमारे रक्त में कितनी यूरिया की मात्रा होती है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, इश्केमिया, हाइपरमिया क्या होता है, ये सभी टर्म्स आपको एकदम क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब बात आ रही है कि हम लोग हार्ट बीट को मापते किससे हैं? तो आपको पता है 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी,
एंसेफेलोनग्राफी। तो ये क्या है? मस्तिष्क का अध्ययन ईसीजी से होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रक्त के अध्ययन के लिए, हार्ट के अध्ययन के लिए ईसीजी, किस रेट पर पल्स आ रही है। जब भी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करवाना होता है तो डॉक्टर हमेशा उसकी पल्स रेट को मेजर करते हैं कि वो परफेक्ट है या नहीं। किसी भी केस में उनको लगता है कि उनके पल्स रेट में कोई भी तरह का शिफ्टिंग है तो वो उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं, पहले दवाइयां देते हैं। तो ईसीजी के इलेक्ट्रोकार्डियो, जहां पर भी कार्डियो शब्द आए उसका मतलब होता है हृदय का अध्ययन। तो दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के जनक कौन है? इथोवन है, ठीक है। और यहां पर PQRST तरंग ईसीजी में बनती है इस प्रकार से। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये क्या करता है? पल्स रेट को मेजर करता है। आपने एक और इक्विपमेंट का नाम सुना होगा, स्टेथोस्कोप। क्या होता है? जो डॉक्टर अपने हमेशा गले में बांध कर रखता है, उससे भी पता चल पाता है कि हृदय की धड़कन में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। विशेषकर जब हमें श्वास से संबंधी या फिर हमें जब भी कभी सर्दी जुकाम होता है तो वो स्टेथोस्कोप से जरूर देखते हैं कि फेफड़ों की पल्स रेट और क्या है ना, हृदय का। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में रिकॉर्ड होता है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इससे हृदय से संबंधित जो अप्स एंड डाउन है उसका पता चलता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोएंसेफेलोनग्राफी आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। यस, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हृदय की पेशी के सिरों में विभवांतर उत्पन्न होता है। हृदय की जो पेशियां हैं वहां पर क्या होता है? देखिए एक बात आप याद रखिए, जो मस्तिष्क है उसमें एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लागेटा। क्या होता है? मेड्यूला ऑब्लागेटा। ये मेड्यूला ऑब्लागेटा क्या है? पश्चिम मस्तिष्क, जो पश्चिम मस्तिष्क है, जो बिल्कुल पीछे की तरफ है, वहां पर मेड्यूला ऑब्लागेटा। और यही हमारी समस्त अनैच्छिक जो गतिविधियां हैं, अनैच्छिक गतिविधियां जो इनवॉलेंटरी फंक्शन है, उन सभी का काम कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लागेटा उस पर नियंत्रण करता है। ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर विभवांतर मतलब क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस। और वो लगभग कितना होता है? 70 मिलीवॉट का वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है। क्यों होता है दोस्तों ये? क्योंकि हृदय को, आपको पता है, हमको हमेशा सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयन किसमें मदद करते हैं? हमारी पल्स रेट को बनाए रखने में, एक आवृत्ति को बनाए रखने में। और मेड्यूला ऑब्लागेटा जितनी भी हमारी अनैच्छिक गतिविधियां हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा पाचन अपने आप हो जाता है, हमें डाइजेशन में चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आप हार्मोन सिस्टम अपना काम कर रहे हैं, राइट। हृदय की धड़कन अपने आप चल रही है, हमें जो स्नीज आता है, छींक आता है, तो क्योंकि हमारे फेफड़ों की सफाई हो उससे, तो मेड्यूला ऑब्लागेटा ही वहां पर काम करता है, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लागेटा ही वहां पर काम करता है, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, लीजिए, चलिए। तो हृदय संकुचन की सहायता से, हृदय में जो संकुचन होता है, मतलब कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं? क्लोरीन, पोटेशियम और सोडियम। तो हमें जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, लोहा, मिनरल, पोटेशियम, इसके अलावा कैल्शियम तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा होता है, फास्फोरस, इन सभी का अपना अलग अलग काम है। जिस प्रकार मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, वैसे ही 4 वॉल्व पाए जाते हैं। अभी इन वॉल्व्स के ऊपर बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इन वॉल्व का, कपाट का काम क्या है? देखिए होता क्या है, जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, वो हृदय जब पंप करता है तो आर्टरीज में से तेजी से हृदय जो है, तेजी से रक्त निकलता है। लेकिन जो धमनियां हैं, तो धमनियां, तो देखिए एक बात मैं बता देता हूं आपको, आर्टरीज में जो रक्त दाब होता है, धमनियों में जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है हृदय से अंगों तक, ठीक है, शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो
आर्टरीज में क्या होता है दोस्तों, वहां पर लगभग 120 mmHg मिलीमीटर पारा इतना प्रेशर का रक्त सप्लाई होता है। जबकि जो वीन्स होती हैं, जो हमारी त्वचा, अंगों या किसी भी अंग से रक्त को वापस हृदय पर लेकर जा रही है, वहां पर जो रक्त दाब होता है, द ब्लड प्रेशर, वो 20 मिलीमीटर पारा। mmHg जो है ना दोस्तों, एक वायु दाब या किसी भी दाब को मापने की इकाई है मिलीमीटर पारा। ठीक है, तो आपको आर्टरीज का ब्लड प्रेशर क्लियर हो गया, वीन्स मतलब कि शिराओं का ब्लड प्रेशर क्लियर हो गया। तो जब यहां पर ब्लड प्रेशर कम होता है ना दोस्तों, तो कई बार क्या होता है, जो नलिकाएं होती हैं हमारी, देखिए ये पतली पतली जो नलिकाएं हैं वीन्स की, शिराओं की, उनसे रक्त वापस से उल्टा बहने लगता है। यदि अशुद्ध रक्त उल्टा बहने लगेगा तो क्या होगा दोस्तों, यदि अशुद्ध रक्त उल्टा बहेगा तो बड़ी समस्या है। देखिए यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, बहुत शानदार। देखिए यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर एक मिनट राइट, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो देखिए रक्त एक दिशा में तो जा सकता है, यूनिडायरेक्शनल। तो जब भी हम लोग शिराओं की बात करते हैं, शिराएं ये नीली वाली, और रेड वाली क्या होती है, वीन्स होती है, याद रखना, ब्लू वाली शिरा। ठीक है, तो शिराओं में रक्त एक ही दिशा में बहता है, और जैसे ये कोशिश करेगा उल्टा विपरीत दिशा में आने की, तो ये जो वॉल्व है, कपाट है, ये बंद हो जाएंगे और उल्टा दिशा में रक्त नहीं बह सकता, मतलब जो अशुद्ध रक्त है वो नहीं बह पाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। चलिए, तो आर्टरीज, वीन, शिराएं, सब कुछ मैंने समझा दिया। तो वॉल्व जो है विपरीत दिशा में रक्त को बहने से रोकता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बात कर रहे हैं आगे की कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए यहां पर कपाट के बंद और खुलने की जो अवस्था होती है, उसी कारण लब डब की आवाज आती है। एकदम कपाट बंद होते हैं फिर खुलते हैं, और इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो पहली ध्वनि है उसको लब से ध्वनि बोलते हैं, और दूसरी डब। क्यों? क्योंकि वहां पर तेजी से क्या है, वो अंदर की तरफ जाता है। तो कपाट के बंद होने से हृदय में, और हमेशा कपाट वॉल्व्स एक ही दिशा में बहने को मजबूर करते हैं। एकदम क्लियर। चलिए, तो अब हम यहां पर कुछ वॉल्व्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट। तो देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्व्स कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है द्विवल्नीय वॉल्व, जिसे हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। दूसरा होता है त्रिवल्नीय वॉल्व, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, राइट। तो दो वॉल्व्स तो ये हो गए। और देखिए तीसरा जो वॉल्व है उसे बोला जाता है अर्धचंद्राकार या फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो सेमी ल्यूनर जो वॉल्व है वो दो प्रकार के हैं, पल्मोनरी कपाट और एरोटिक वॉल्व। तो अब मैं आपको ये, अब ध्यान से सुनिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल भी गच्चा मत खा जाना, गलती मत कर देना। वॉल्व होते 3 प्रकार के हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? 4। एक तो होता है बाइकस्पिड, एक होता है ट्राइकस्पिड, त्रिवल्नी, अभी समझा रहा हूं क्या है, और तीसरा होता है पल्मोनरी, और चौथा होता है एरोटिक वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व हैं, लेकिन प्रकार कितने हैं? पहला है बाइकस्पिड, दूसरा है ट्राइकस्पिड, और तीसरा है अर्धचंद्राकार वॉल्व। तो इनके जो टाइप हैं, इनके शेप, इनके आकार के आधार पर बनाए गए हैं इनके नाम, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं तीनों के बारे में। तो देखिए हृदय की जब बात करते हैं तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये 3 वलय वाला है, ये ट्राइकस्पिड हो गया, ये 2 वलय वाला है, ये बाइकस्पिड हो गया। तो बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम लोग मिस्ट्रल वॉल्व भी कहते हैं, वो लेफ्ट ऑरिकल या फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में खुलता है,
और यहां पर रक्त की सप्लाई होती है। ठीक है, तो बाएं आलिंद से बाएं निलय में खुलता है, इसे मिस्ट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और दिस इज बाइकस्पिड क्योंकि इसमें 2 वलय लेयर्स पाई जाती हैं। एकदम क्लियर। तीसरा है त्रिवलनीय, तो ये ट्राइकस्पिड है, ये राइट ऑरिकल मतलब दाएं आलिंद से दाएं निलय में खुलता है, 3 लेयर वलय होती है, और दोनों, एक बात याद रखना, दोनों एक साथ खुलते हैं, एक साथ बंद होते हैं, एक साथ बंद होते हैं। ठीक है, और दाएं आलिंद से दाएं निलय के मध्य में यह पाया जाता है, दोनों एक साथ खुलते हैं, और पहली ध्वनि जो है वो लब की है, जिसके कारण रक्त यहां पहले भरता है और फिर यहां से। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपको और बता देता हूं, काम के पॉइंट्स। आपको कभी पूछा जाए हृदय का आकार कैसा होता है, तो हम प्यार मोहब्बत करने वाले जो प्राणी हैं, जो बहुत प्यार मोहब्बत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए दिल का आकार कुछ ऐसा होता है, उनके लिए कुछ दिल का आकार ऐसा होता है, लेकिन दिल कभी भी ऐसा, हृदय ऐसा नहीं होता। हृदय का आकार जो है वो एक शंक्वाकार होता है। देखिए हृदय आकार इस प्रकार होता है, नीचे से ऐसा, और ये हृदय का आकार है जैसा यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, शंक्वाकार। ठीक है, याद रहेगा, ये हृदय का आकार नहीं है, ये प्यार मोहब्बत करने वाले जीवों ने इसके बारे में इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है दोस्तों हृदय का, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा वाला दोस्तों, हिंदी में बोले तो बायां निलय सबसे बड़ा चैम्बर है, क्योंकि रक्त का जो फ्लो होगा वो इसी वाले वाल्व से, इसे एरोटिक वाल्व कहते हैं, जो पूरे के पूरे शरीर में रक्त को जिस पॉइंट से जा रहा है, एरोटिक। और ध्यान से देखिए, और जो रक्त शरीर से, ध्यान से देख लीजिए वापस से, जो शरीर से जो अशुद्ध का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा मात्रा में वो वाला रक्त आ रहा है, वो हमेशा इस वाले वॉल्व से, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, तो इसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, क्योंकि सॉरी एक मिनट सही कर देता हूं, पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व का मतलब क्या है, जहां पे फेफड़ों के अंदर रक्त जाए वो पल्मोनरी वॉल्व कहलाता है। एकदम क्लियर हो गई ये बात। तो अब देख लीजिए, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब बाएं आलिंद से बाएं निलय में द्विवलनीय, दाएं आलिंद से दाएं निलय में द्विवलनीय, यहां पर एरोटिक वॉल्व और यहां पर पल्मोनरी वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ट्राइकस्पिड भी आपको क्लियर हो गया है, हम अर्धचंद्राकार, इसका शेप अर्धचंद्राकार होता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। तो एरोटिक जो वॉल्व है वो महाधमनी का उद्गम स्थल है, और महाधमनी कौन सी है, एरोटा, जो सबसे लंबी धमनी होती है, और जो मेन धमनी बाकी सभी धमनियों में, देखिए मेन धमनी है, हृदय से निकली मेन धमनी, और ये बाकी अलग अलग प्रकार की धमनी में ब्रेक होती है, वहीं से सब में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, पल्मोनरी कपाट क्या होता है, जो फुफ्फुसीय धमनी का उद्गम स्थल है, पल्मोनरी आर्टरी। तो दोनों एक साथ, इनको अर्धचंद्राकार वॉल्व, ये भी एक साथ बंद होते हैं, और यहां पर डब्ब से ध्वनि सुनाई देती है। तो अर्धचंद्राकार वॉल्व आपको क्लियर हो गया एकदम, है ना। 2 प्रकार के होते हैं, एक डायग्राम देख लेता हूं यदि इन्होंने दिया है या नहीं दिया। जो मैं डायग्राम सोच रहा हूं वो शायद नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, वो डायग्राम मैं आपको बनाकर बता देता हूं, ताकि आपको वो डायग्राम की पूरी संरचना समझ में आ जाए। तो 1 मिनट में आपका मैं डायग्राम बनाता हूं दोस्तों, रुकिए, मैं स्वयं बना देता हूं वो डायग्राम। चलिए, तो यहां पर हम लोग चलते हैं, हम एक नया पेज ले लेते हैं, ले लिया, F5 दबा देते हैं और नया पेज आने वाला है, ये आ गया नया पेज, लीजिए। तो अब यहां पर मैंने बनाया, मान लीजिए मैंने हृदय को इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, मान लीजिए ये हृदय है, इस हृदय के ये 4 चैम्बर हो गए। इस 4 चैम्बर में ऊपर वाला तो हो गया फेफड़ा या फुफ्फुस, राइट, लंग्स,
ये मैंने क्या बताया आपको, हार्ट बताया है, और लंग्स मतलब फेफड़े, और देखिए दोस्तों यहां पर मांसपेशियां या अंग जहां पर रक्त सप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया हमारे ऑर्गन मतलब अंग, ठीक है, अंग, और ये फेफड़ा, ठीक है। अब क्या होता है, लंग्स से एंटर होता है ब्लड, तो ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल मतलब कि बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल दायां निलय, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। रक्त ने यहां से प्रवेश किया, यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व है, जब रक्त भर गया फुफ्फुस से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सी है ना, मैं लिख देता हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, फेफड़ों से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमने श्वास से ही तो लिए, और यहां पर एंटर करा और यहां पर रक्त पूरा का पूरा भर जाएगा, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट चैम्बर होता है ये वाला, क्योंकि और सबसे मोटी दीवार भी, भित्ति भी, जो इसकी इंटरनल लेयर है वो सबसे मोटी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर भी इसी लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है, क्योंकि यहीं से पूरे शरीर में, तो ये जो वॉल्व है ये एरोटा वॉल्व है जो पूरे शरीर को रक्त देने वाला है और सभी अंगों पर ये पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ऑर्गन से कहां पर रक्त आता है दोस्तों, देख लीजिए, राइट ऑरिकल में रक्त आया, ठीक है, याद रखना यहां पर नीचे से नहीं आता, और अब ये रक्त किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल या दाएं निलय में, और यहां से ये वाला जो है ना, और यहां पर आपको पता है ना, राइट ऑरिकल से मतलब दाएं आलिंद से दाएं निलय में त्रिवलनीय वॉल्व है, और यहां पर फुफ्फुसीय वॉल्व है, और ये यहां पर कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में वापस। तो यहां पर जो आ रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन्स के साथ में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और यहां पर भी क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहां पर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां जा रहा है। तो जो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाती है अंगों तक, उन्हें तो हम कहते हैं आर्टरीज कहते हैं, और जो अशुद्ध रक्त वापस से रक्त जो है अंगों से ले जाती है, या जिसे कहते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो वो कहलाती है वीन्स मतलब कि शिरा। आर्टरीज का मतलब क्या हो गया, धमनी। और अब देखिए ये दो धमनी जो है ना, इसको क्या कहते हैं, ये अपवाद है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब आप बोलेंगे आर्टरी तो हमेशा शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रही है। तो सुनिए, एक अकेली ऐसी आर्टरी या धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, और उसे ही पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, ये एकमात्र ऐसी वीन है, क्योंकि पल्मोनरी फेफड़ों के लिए जो टेक्निकल टर्म है ना, फेफड़े, उसके लिए पल्मोनरी ही शब्द है, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि फेफड़ों से, इसलिए पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया, पल्मोनरी शिरा, और ये एकमात्र ऐसी शिरा है जो शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर जा रही है। तो सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है दोस्तों, ये है, और सबसे छोटा चैम्बर कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। और आपको ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड सभी चीज एकदम क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये सारी बातें यदि आपको क्लियर हैं, तो अब हम लोग फिर से अपने लेक्चर की ओर चलते हैं, हमारे लेक्चर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व आपको समझ में आ गया। तो एक बार फिर दिखा दूं, लीजिए, यहां पर है एरोटिक वॉल्व, ये है एरोटिक वॉल्व, और ये कौन सा है, पल्मोनरी वॉल्व जो फेफड़ों तक जा रही है, और ये एरोटिक शुद्ध सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी एरोटिक, ठीक है, सबसे मोटी भी होती है, क्योंकि यहीं से सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये सब बात आपको क्लियर हो गई है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो पेसमेकर की बात आ रही है, पेसमेकर जो गति का निर्धारण करता है, पेसमेकर। तो देखिए हमारे फेफड़ों में दोस्तों क्या होता है, सॉरी, हमारा जो हार्ट है,
हमारा जो हार्ट है उसमें जो इसका सबसे ऊपर वाला चैम्बर होता है, देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है और ये इसके मैंने और ये बना दिए। तो जो हमारा दायां, ये दायां वाला, दाएं राइट ऑरिकल में, मतलब दाएं आलिंद में, दायां आलिंद है ये वाला भाग, दायां आलिंद है, यहां पर एक पाया जाता है SA नोड, साइनो ऑट्रियम नोड। क्या बोलेंगे? साइनो ऑट्रियम नोड। और ये सीधा सीधा कनेक्टेड होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा से, जिसके लिए मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जनरेट करता है और लगातार हृदय के अंदर एक आवृत्ति के माध्यम से उसको फड़कने में, उसका संकुचन प्रकुचन करवाने में, उसकी मांसपेशियां लगातार लबडब करती रहे, उसके लिए ऐसे नोड काम करता है। लेकिन कुछ तो यही मानव का प्राकृतिक पेसमेकर है जो हमारे हृदय की गति बनाए रखता है और हमेशा ये कंट्रोल में रहती है और 72 जो है प्रति मिनट होती है। तो दाएं आलिंद के ऊपर पाया जाता है, यही तो मैंने बोला कि यहां पर पाया जाता है। तो इसे साइनो ऑट्रियल नोड भी कहते हैं। हृदय की धड़कन इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार लोगों में हृदय की धड़कन कम होकर 50-60 हो जाती है, तो उसके लिए उनके इसी वाले भाग में एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है और यही पेसमेकर क्या करता है, उनकी गति बनाए रखता है जो कम होती जा रही है। विशेषकर जो उम्र दराज लोग हैं उनमें यह समस्या आती है। तो ऐसे नोड आपको क्लियर हो गया होगा, हृदय की धड़कन का नियंत्रण आपको क्लियर हो गया होगा, साइनो ऑट्रियल नोड आपको क्लियर हो गया होगा, पेसमेकर आपको क्लियर हो गया होगा। यस और नो कंफर्म कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत अच्छा आपको वाकई में लगे तो, ठीक है, स्टेटस वगैरह पे लगा लीजिए। तो अब बात आ रही है कि विश्व का सबसे पहला, द फर्स्ट जो प्रत्यारोपण हुआ था हृदय का, द फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट, ये किसके द्वारा करवाया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। उन्होंने 1967 में कैपटाउन जो शहर है वहां पर पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण करवाया था वर्ल्ड में, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत के एम्स के डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने यह करवा दिया था 1994 में, तो भारत में इस जगह पर। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए, इस प्रकार के कई बार वन लाइनर प्रश्न क्या होते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस लाइंस में आ जाते हैं। तो प्रत्यारोपण की यदि बात करें, ट्रांसप्लांटेशन, तो किस किस का प्रत्यारोपण संभव है? किडनी का है, फेफड़ों का है, यकृत का है। लेकिन यकृत तो ऐसा एक अंग है जिसमें एक पुनरुत्भवन की क्षमता है, पुनः उत्पन्न होने की, रीजनरेशन की क्षमता है। तो यकृत का ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले थॉमस स्टार्जल ने सबसे पहले यकृत, और यकृत के अध्ययन को हेपेटालॉजी कहते हैं, और हेपेटालॉजी एकदम क्लियर है। और मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। गुर्दों का, किडनी का सबसे पहली बार प्रत्यारोपण 1954 में हुआ डॉक्टर थॉमस मूरे के द्वारा, और पूरे के पूरे फेफड़ों का भी प्रत्यारोपण किया जा सकता है, डॉक्टर जेम्स हार्डी ने इसे सबसे पहली बार करके दिखलाया था। तो प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन आपको पता चल गया होगा। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने अंगों का डोनेट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यदि हम आकस्मिक हमारा निधन हो जाए कभी भी, तो हमें जरूर, हमारा शरीर किस काम आएगा, उससे यदि किसी और को डोनेट किया जा सके तो इससे बड़ा महादान किसी को भी नहीं कहा जाएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसकी घोषणा की हुई है ना, शायद गौतम गंभीर ने भी किया हुआ, आई थिंक एक क्रिकेटर थे जिन्होंने अनाउंस किया था। तो हम भी इसे अनाउंस कर सकते हैं कि बजाय कि हमारा शरीर एक जो है दाह में जाए, बजाय उसके हमारी आंखें, हृदय वगैरह सब कुछ कई लोगों के काम में आ सकता है। तो हमें इस प्रकार की घोषणाएं करनी चाहिए, इस प्रकार की मुहिम चलानी चाहिए, है ना। तो इससे किसी न किसी व्यक्ति का बचाव भी हो सकता है। तो चलिए अब देखिए, कुछ लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो उपास्थि जो होती है ना, हड्डियां, उनके बाहर का जो आवरण है, कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थियां जो पतली पतली हड्डियां होती हैं, सभी चीजों के बाहर एक ऐसा द्रव प्रकार का पदार्थ होता है
जो उनके आंतरिक भागों को, हड्डियों के बाहर भी देखिए पेरिटोनियम लेयर होती है, हड्डियों के बाहर एक पेरिओस्टियम लेयर, आंत के बाहर पेरिटोनियम लेयर। अभी हाल ही में मेरा एक हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें सबसे पहले तो मेरे बाहर वाले लेयर को, मेरे पेट के बाहर वाले लेयर को कट किया गया, ठीक है, नाभि से ऊपर वाला जगह, और इसमें 5-6 टाके आए, और उसके बाद में उसको खोल दिया गया, और फिर अंदर की एक आंतों के बीच की जो लेयर होती है उसे पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। कई बार क्या होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से, या फिर मेरा एक ऑपरेशन हुआ था पहले, उसके कारण इसमें एक छिद्र हो गया और आंतें बाहर निकलने लग गई। तो पेरिटोनियम लेयर जो होती है दोस्तों, वो हमारे बाहर की मोटी स्किन के अंदर एक पेरिटोनियम स्किन होती है जो आंत के ऊपर होती है। अस्थियां, हड्डियों के ऊपर पेरिओस्टियम, क्योंकि आपको पता होगा ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। कॉन्ड्रोलॉजी ये किसका अध्ययन कहलाता है? ये हमारे उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इसी प्रकार से हृदय के बाहर भी एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, राइट। और ये हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है। इसी प्रकार से जो मस्तिष्क है दोस्तों, ये जो हड्डियां हैं और नीचे जो ब्रेन है उसके, जो कि पूरा मांसपेशियों का अंग है, उसके लिए भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और यही प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के नाम से हिंदी में जाना जाता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, और इसका कुल जो आयतन होता है दोस्तों वो 150 मिलीलीटर 150 ml होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यही प्रमस्तिष्क मेरुद्रव सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हमारे जो लेयर्स हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो लेयर्स हैं मांसपेशियों में, वहां पर जब ये तरल फंस जाता है तो मस्तिष्क में कई बार मेनिनजाइटिस रोग, जिसे मस्तिष्क का बुखार मेनिनजाइटिस रोग भी कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु से भी होता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम द्रव हृदय के चारों ओर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क के चारों ओर। तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हृदय की भित्ति की बात करें, ये 3 लेयर आपके यूपीएससी में, कई बार स्टेट पीसीएस में पूछी जाती है। तो हृदय की जो 3 लेयर है, तो हृदय की सबसे आंतरिक लेयर को क्या कहा जाता है दोस्तों? हृदय की सबसे आंतरिक लेयर है, त्वचा में भी 3 लेयर होती है, सभी चीजों में 3 लेयर है। तो एंडोकार्डियम सबसे आंतरिक लेयर, मायोकार्डियम मध्य वाली, और एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं। मायोकार्डियम जो होती है ना बीच वाली, वो सबसे मोटी भित्ति होती है। इस प्रकार के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द हर्ट वॉल, इसे क्या बोलेंगे? हर्ट वॉल कहेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है। इसी प्रकार से जब हम लोग मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क में भी 3 लेयर होती है। तो इन तीनों लेयर को, इस प्रकार की लेयर्स मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे, राइट। तो ब्रेन में पाइया मैटर जो सबसे आंतरिक वाली है, मध्य वाली को एरेक्नोइड कहते हैं, और ड्यूरा मैटर को बाह्य। तो पाइया मैटर आंतरिक, एरेक्नोइड मध्य, और ड्यूरा मैटर बाह्य वाली। एंडो सबसे अंदर वाली, और जो मायो है ना, मायो सबसे मोटी होती है हृदय में, मायो। और तीसरी है एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात कर रहे हैं मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस जो है दोस्तों वो 3 प्रकार की परत है। पाइया मैटर मेनिनजाइटिस में, पाइया मैटर एनेक्रोइड, और जब भी कभी इनके बीच में 3 परतों के बीच में जब भी ये द्रव फंस जाता है तो उसके कारण क्या होता है, एक सूजन आ जाती है, हमारे दिमाग का तापमान भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेनिनजाइटिस को मस्तिष्क का बुखार भी कहते हैं। सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस के कारण इन्फ्लेशन
हो जाता है। मेनिंजाइटिस के कारण एक दिमागी बुखार की स्थिति उत्पन्न होती है। एकदम पॉइंट क्लियर है दोस्तों आपको? तो ये सभी पॉइंट क्लियर हैं। तो आपको यहां पर हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट्स और चर्चा करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट आ रहा है क्रेस्कोग्राफ। आपने सुना होगा भारत के एक महान बॉटनिस्ट जेसी बोस, जिन्हें जो है इन्होंने ही, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जेसी बोस ने एक काम किया था, और वो था कि इन्होंने रेडियो वेव्स के बारे में सबसे पहले खोज किया था। और ऐसा बताते हैं मार्कोनी ने इनका सिद्धांत चुरा लिया था। तो जेसी बोस ने पेड़ पौधों पर भी काम किया है और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ खोजा और यह बताया कि पौधों में भी जीवन होता है, उनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस चलता है, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। तो पादपों की प्राथमिक जो लंबाई वृद्धि किस गति से हो रही है उसे क्रेस्कोग्राफ की मदद से मेजर किया जा सकता है। राइट, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जेसी बोस ने बताया कि पादप सजीव होते हैं। वहां पर उन्होंने बताया कि वो लाइवली हैं, उनका भी अपना जीवन है। वो भी जब भी कभी हम लोग कुछ चीजें अग्नि जलाते हैं या कोई भी लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर उसके पास जाता है तो पेड़ पौधों के जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि पेड़ पौधे उसे सेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का। तो अभी एक और लेक्चर जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और सिज्मोग्राफ जो है, अभी ब्लड से रिलेटेड एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपको कंप्लीट सेक्शन कवर हो जाएगा। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, उसे सिज्मोग्राफ से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। और रिएक्टर स्केल कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर 10 के बीच में। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 1, 2, 3, 4। मान लीजिए कहीं पर 4 रिएक्टर का भूकंप आया है और कहीं पर 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तो याद रखना 4 से 5 रिएक्टर कहीं पर आता है, तो इसका मतलब यहां पर 4 वाली जगह से 5 वाली जगह पर 10 गुना ज्यादा तीव्र क्या है, क्योंकि ये लॉगरिथम में होता है। सिज्मोग्राफ जो है ना दोस्तों वो लॉग में होता है, और लॉग का बेस क्या लेते हैं हम लोग? 10 लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी मैं बोलूं log 10 10,000 तो ये कितना आएगा? 1 2 3 4 4 आएगा। और जब भी मैं बोलूं log 10 1000 तो ये कितना आएगा? आपको पता है इसका वैल्यू 3 आएगा। तो देख लीजिए 3 रिएक्टर स्केल की तुलना में जो 4 रिएक्टर स्केल का है वो 4 गुना ज्यादा प्रभावकारी होता है, 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव। और यदि मैं पूछूं आपसे, कहीं पर 4 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है और कहीं पर 7 का आया है, तो 4 से 5 10 गुना, 5 से 6 10 गुना, और 6 से 7 10 गुना। तो 10 गुना 10 गुना 10 कितने गुना हो जाएगा? 1000। तो इसका मतलब है किसी स्थान पर 4 रिएक्टर स्केल का भूकंप और किसी जगह 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ रहा है, तो बताइए कि कितना तीव्र होगा? 7 वाला 4 वाले की तुलना में 1000 गुना ज्यादा तीव्र होगा। तो भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिज्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन जो है रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो ये सारी बातें आपको डायग्रामेटिकली हमने क्लियर भी कर दी है। यस और नो? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो इसके बाद जो है आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राफ सबसे पहली बार था, वहां से रेडियो एक्टिव वेव्स को भेजा, रेडियो वेव्स को यहां पर भेजा गया सैमुअल मॉर्स ने। ठीक है, मॉर्स कोड कहे। और हमारा 2014 में हमने टेलीग्राफ को बंद कर दिया था। अंतिम टेलीग्राफ जो भेजा गया था वो राहुल गांधी जी के द्वारा भेजा गया था। एकदम क्लियर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर जो है रोकता हूं, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि दोस्तों यदि आप लोग कभी भी आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखनी है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की कंप्लीटली एक सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्लासेस देखनी है तो आप क्या करिए, आप यू जस्ट नीड टू फॉलो मी ऑन माय आईडी एंड दैट आईडी इज रुद्र गौतम। यहां पर आप मुझे दोस्तों फॉलो कर लीजिए। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का 8 PM पर डेली क्लास चल रहा है।
लगभग 5-6 क्लासेस में ले चुका हूं, सिलेबस कॉन्सेप्ट चल रहा है और यहां पर एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। तो बिल्कुल एक एक लेक्चर को आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लीजिए। लाइव देखना चाहें तो 8 PM पर जुड़ जाइए मेरे साथ। मेरा नाम है रुद्र गौतम, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो है कभी भी अनअकैडमी पर यदि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, जिसमें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी होगी और वहां पर जाकर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, यूपीएससी सीएससी ज्वाइन करेंगे एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। और यदि दिस यूनिक रेफरल कोड एक बार जब भी कभी आपका है कि आपको रियल में सच में सीरियसली तैयारी करनी है, आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जहां पर आप घर बैठे अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकें, सो यू नीड टू टेक दिस रेफरल कोड एंड दैट इज आरपी सर 10। यहां पर आपको जीएस के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जीएस के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आपको ऑप्शनल डेडिकेटेड चाहिए, एक बार ऑप्शनल लेने पर आपको क्या है, सभी जितने भी ऑप्शनल है सभी को एक्सेस कर सकते हैं, आप साथ में ले सकते हैं 2-3 दोस्तों के। तो आरपी सर 10 इज द रेफरल कोड। एक बार आप मुझसे चर्चा कीजिए कि सर व्हाट एडिशनल बेनिफिट यू कैन प्रोवाइड अस, तो आई विल प्रोवाइड यू एडिशनल मेंटरशिप, 10% का डिस्काउंट तो लगाते ही मिल जाएगा। एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ मैं प्रदान कर सकूं, डेफिनेटली आपको ये कोर्स कोड को अप्लाई करना है। दिस इज माय रेफरल कोड आरपी सर 10। और आप मुझे यदि मेरे सारे यूट्यूब लेक्चर को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एक लिंक पर जाकर मेरे प्रत्येक लेक्चर को देख सकते हैं, जहां पर मैंने कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेशल लेक्चर्स की पूरी कंप्लीट सीरीज करवाई हुई है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द यूनिक रेफरल कोड, राइट। तो आप इसको अप्लाई करें और अपनी कंप्लीट तैयारी, दिवाली पर एक बहुत सदा हुआ निर्णय ले लीजिए कि आपको इस बार यूपीएससी क्रैक करना है एंड विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यू विल डेफिनेटली डू इट, राइट। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक को दबा दीजिए वीडियो के और डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। आज जो है 14 नवंबर है, माफी चाहता हूं, दिस इज द 14 नवंबर लेक्चर एंड वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।